गुड इवनिंग एवरीवन। इजी ज्योग्राफी विद प्रियंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका के बारे में। ठीक है, तो यह चैप्टर काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए आज हम सोचें कि इसे आज की क्लास में उत्तरी अमेरिका का चैप्टर पूरा क्लोज कर दें। ठीक है, तो चलिए हम मेरे साथ आप लोग बने रहिए। तो हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? उत्तरी अमेरिका के बारे में, है ना। उत्तरी अमेरिका यह क्या है? तो यह एक महादेश है, महाद्वीप, जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं, है ना। तो हमने पिछले क्लास में मैप के अकॉर्डिंग पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने? तो हमने देखा था रॉकीज पर्वत के बारे में और उनके जो साइड में जो जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं उसके बारे में। जैसे था तटीय श्रेणी था, कैस्केड श्रेणी था, उसके बाद सियारा नेवादा पर्वत था, जिसको हम बताए थे कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है। ओके, तो चलिए उसको आज हम आपको लिखवा देते हैं थ्योरी में। तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में क्या पढ़ा था हमने, उसी को हम आपको आज थ्योरी करवा दे रहे हैं, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़े थे। तो सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी हम आप लोग को बताए थे? तो ब्रुक्स श्रेणी, है ना, जो कि अलास्का में है। कहाँ पे है? अलास्का में है ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का श्रेणी। ये कहाँ पे है? तो ये अलास्का एक राज्य है यूएसए का, वहां पे पाया जाता है। सबसे ऊपर में है ब्रुक्स श्रेणी, फिर अलास्का श्रेणी आ जाता है, जो कि इसकी सबसे चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। जैसे कि श्रेणी होता है, पहाड़ों का क्रम होता है ना, रेंज होता है, उसी में से जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो माउंट देनाली, जिसकी ऊंचाई है 6198 मीटर, 6198 मीटर, है ना। जैसे कि हमारे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, है ना। वैसे ही अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली है। इसे माउंट मैकिनली भी कहते हैं, याद रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलास्का श्रेणी के जस्ट नीचे कौन सा श्रेणी है? तो तटीय श्रेणी है। तटीय श्रेणी के जस्ट नीचे कौन सा श्रेणी है? तो कैस्केड श्रेणी है। ये हम यहाँ बता दे रहे हैं, ये सब क्रम में है ना। हाँ। तो तटीय श्रेणी के नीचे फिर कौन सा श्रेणी है? कौन सा पर्वत है? तो इसके नीचे सियरा या सियरा, इसको दो नाम भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, सियरा या तो फिर सियरा नेवादा। तो सियरा नेवादा पर्वत है किसी कैस्केड श्रेणी के नीचे, है ना। तो हम लोग देखते हैं सियरा नेवादा जो पर्वत है यह क्या है? यह एक पर्वत है ना। तो यह एक पर्वत है। यह विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है, जिसे इंग्लिश में ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन हम लोग बोलेंगे भ्रंश पर्वत को। भ्रंश पर्वत के बारे में बताए थे, पृथ्वी की आंतरिक गतियों के कारण यह पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि दो प्लेटें खिसक जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है, वहां बीच का जो जमीन है वो ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। या तो फिर ये से जमीन है, ये बीच का भाग ये ऐसे ही रह गया और दोनों ये धंस गया नीचे। ठीक है, तो ये भी भ्रंश पर्वत का निर्माण करता है। तो विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत कौन सा है? तो सियरा नेवादा पर्वत, जो कि कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कौन से साइड? तो हम मैप कल बना के बताए थे, इस साइड में पाया जाता है ना। ये साइड कौन सा हो गया? पूरब, ये साइड पश्चिम, तो पश्चिम की ओर है, याद रहेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं। अब सियरा नेवादा नेवादा ये तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत ये क्रम में नहीं है, इसलिए हम यहाँ एरो का निशान नहीं दिए हैं। ठीक है, तो रॉकीज पर्वत जो है, ये जो सारे पर्वत है इन पर्वत के इधर है ना। रॉकीज पर्वत ये सारे श्रेणी पर्वत के इधर साइड है, राइट साइड में रॉकीज पर्वत है, जो कि अलास्का से लेकर पूरे नीचे तक जाता है। रॉकीज पर्वत, इसकी लंबाई कितनी है? पिछले क्लास में बताए थे, इसकी लंबाई, रॉकीज पर्वत की लंबाई है 4800 किलोमीटर। कितना? 4800 किलोमीटर, इतनी लंबी है ये। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ देखिए हम छोटा से लिखे हैं, आप लोग को दिख जाना चाहिए। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, याद रहेगा। और रॉकीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो यह एक वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो फोल्डिंग माउंटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोल्डिंग माउंटेन। ठीक है, इसे इंग्लिश में फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं वलित पर्वत को। और वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत क्या है? तो एग्जाम्पल में देखिए, हमारे जो इंडिया में पाया जाता है
चीन में भी है, नेपाल में भी है, वो कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है ना। तो हिमालय पर्वत भी एक फोल्डिंग माउंटेन है, एक वलित पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है। ये पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें पाई जाती हैं, है ना। वही प्लेटें आप दो प्लेट आपस में टकराती हैं, वही टकराने की वजह से बीच का जो पार्ट ऊपर उठ जाता है उसे ही वलित पर्वत हम लोग बोलेंगे। जैसे कि हमने स्टार्ट पहली क्लास में आप लोग को बताए थे, जब अफ्रीका महादेश के बारे में बता रहे थे कि पहले इंडिया कहाँ था? पहले अफ्रीका में था। धीरे धीरे अफ्रीका से कट के घसक के कहाँ गया वो? तो वह इंडिया इंडिया में टकराया, मतलब इंडिया में नहीं, जो चीन का पार्ट है उधर ऊपर जाके टकराया, वहां टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो वैसे ही यह भी रॉकीज पर्वत क्या है? तो यह गोलित पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है। बात समझ में आई? अब हम लोग आगे देखते हैं अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत कल हम आप लोग को बताए थे मैप के द्वारा। ये रहा उत्तरी अमेरिका, है ना। ये रहा उत्तरी अमेरिका। इधर है कौन सा? इधर है रॉकीज पर्वत, है ना। इधर रॉकीज पर्वत है, और इधर जो है, इधर है अपलेशियन पर्वत, ये साइड में। तो याद रहेगा अपलेशियन पर्वत इधर है, बाकी ये जितने भी पर्वत या श्रेणी है रॉकीज पर्वत तक, ये सारे इस दिशा में, पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो अपलेशियन पर्वत कैसे पर्वत है? यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत बहुत पुराना पर्वत होता है ना। तो और इसका सबसे ऊंची चोटी हम लोग देख लेते हैं। तो अपलेशियन पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिकेल। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मिकेल। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था? तो इधर जैसे कि देख लेते हैं हम लोग, ये उत्तरी अमेरिका का मैप है ना। ये रहा उत्तरी अमेरिका का मैप। अब हम लोग देखेंगे, इधर है रॉकीज पर्वत, ठीक है। और यहाँ पे इधर बताया था अलास्का एक राज्य है ऊपर में। यहाँ पे कौन कौन सी श्रेणी है? तो ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का की श्रेणी, दोनों यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद इसके नीचे कौन सा है? यहाँ पे तटीय श्रेणी था। इसके नीचे कौन सा था? कैस्केड श्रेणी, है ना। कैस्केड श्रेणी था यहाँ पे। अब कैस्केड श्रेणी के बीच में हम दो चीज बताए थे आप लोग को, एक पठार था, एक मरुस्थल था, याद था? कौन कौन सा पठार मरुस्थल था? फिर यहाँ पे भी एक श्रेणी है। यह कौन सी श्रेणी है? तो सियरा निवादा, ये पर्वत है ना। सियरा निवादा एक पर्वत है, यहाँ भी एक पठार है और एक मरुस्थल है। तो ये आप लोग को बताए थे, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ भी सकता है कि रॉकीज पर्वत और तटीय श्रेणी के बीच में क्या है। तो इसके बीच में तो कुछ नहीं है। अब इसके बीच में तो है कौन सा? तो कैस्केड श्रेणी के बीच और रॉकीज पर्वत के बीच कौन कौन सा है? और यहाँ पे सियरा नेवादा और रॉकीज पर्वत के बीच कौन कौन सा मरुस्थल और पठार है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना। तो हम लोग जरा देख लेते हैं। तो इसके बीच में कौन कौन सा था? कैस्केड श्रेणी और इसके बीच में तो कोलंबिया का पठार था और ग्रेट बेसिन का मरुस्थल था, याद रहेगा। वैसे इसके नीचे भी कुछ था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या था। अब चलिए हम लोग क्लास से आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो हम अलास्का के बारे में बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं आप लोग के साथ, तो वही हम सोचे कि चलो अलास्का के बारे में आज छोटी सी जानकारी आप लोग को दे ही देते हैं। तो चलिए हम बोर्ड में लिखवा दिए हैं, उसको अच्छे से हम लोग एक नजर देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं अलास्का के बारे में, आखिर अलास्का है क्या। यह एक राज्य है। अलास्का क्या है? यह एक राज्य है ना। अलास्का क्या है? तो यह एक राज्य है। यह बर्फीला क्षेत्र है, और यह क्या है? यह बर्फीला क्षेत्र है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर के हिस्से में आता है इसलिए, है ना। नॉर्थ पोल के साइड है इसलिए। यह एक बर्फीला क्षेत्र है। यह पहले रूस का हिस्सा था, पता है। जो अलास्का है यह पहले क्या था? तो रूस का हिस्सा था, है ना। रूस ने अमेरिका को बेच दिया। तो रूस ने क्या किया? जो अलास्का पहले तो रूस का ही हिस्सा था, उसने अलास्का को किसको? अमेरिका को बेच दिया। किसने? तो रूस ने बेच दिया, है ना। तो अमेरिका का 49वां राज्य बना। जब रूस बेचा अमेरिका के पास अलास्का को, तो यह अमेरिका का 49वां राज्य बना, है ना। तो अलास्का, और आप लोग को एक बात बताएं, अलास्का जो है यह परमाफ्रॉस्ट के लिए प्रसिद्ध है। अब परमाफ्रॉस्ट क्या है? तो चलिए हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर परमाफ्रॉस्ट क्या है। तो
यह अपने अंदर कार्बन को रखता है, इसलिए इसे हम कार्बन सिंक भी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो परमाफ्रॉस्ट को। चलिए पहले हम लोग परमाफ्रॉस्ट को जान लेते हैं, आखिर यह है क्या। तो यह क्या है? तो परमाफ्रॉस्ट क्या है? तो जमीन के नीचे दबा हुआ बर्फ है। परमाफ्रॉस्ट क्या है? जमीन के नीचे दबी हुई बर्फ है ना। एक सेकंड। अब हम लोग जरा जानते हैं कि यह कैसे ये जमीन के नीचे दबी हुई बर्फ है। चलिए हम लोग समझते हैं इसको। जैसे मान के चलिए हम लोग परमाफ्रॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अरे ये तो बहुत लाइट कलर है। हम लोग देखते हैं जैसे कि हम लोग जिस धरती पर रहते हैं, मान के चलिए ये क्या है? यह धरती है ना। यह क्या है? जमीन है। यह क्या है? तो यह जमीन है। अब जमीन के ऊपर यहाँ पे बर्फ है। क्या है? यह बर्फ है ना, जमीन के ऊपर। अब बर्फ के ऊपर भी क्या हो जाता है? तो बर्फ के ऊपर भी मिट्टी आ जाता है। क्या है? तो यह मिट्टी है। बर्फ के ऊपर भी मिट्टी है, तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट। इसका क्या है? जमीन के नीचे दबी हुई बर्फ। तो ये देखिए जमीन है ना। नीचे से भी जमीन है, ऊपर से भी जमीन। नीचे जो जमीन है उसके ऊपर मान के चलिए कोई ठंडा स्थान है ना। तो नीचे जमीन है। अब बर्फ के दिनों में जब स्नोफॉल होता है तो वहां पे बर्फ बिछ जाती है। अब बर्फ बिछ जाती है तो अत्यधिक वहां पे ठंडा होने के कारण बर्फ जो है पिघलती नहीं है, तो उसके ऊपर से मिट्टी चढ़ने लग जाती है, मिट्टी का परत बनने लग जाता है। तो धीरे धीरे वैसे ही परत बन जाता है और यह रूप ले लेता है। तो इसी रूप को हम लोग क्या कहेंगे? तो परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, है ना। जो कि अलास्का परमाफ्रॉस्ट के लिए प्रसिद्ध है। अलास्का में परमाफ्रॉस्ट बहुत सारे पाए जाते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यह क्या है? तो इसे हम लोग परमाफ्रॉस्ट बोलेंगे। परमाफ्रॉस्ट अपने अंदर कार्बन को भी रखता है, इसलिए इसे कार्बन श्रिंक भी कहते हैं। तो किसे? तो परमाफ्रॉस्ट को क्या कहेंगे? परमाफ्रॉस्ट को हम लोग कार्बन सिंक भी कहते हैं, याद रहेगा। तो कार्बन सिंक किसे कहते हैं? तो परमाफ्रॉस्ट को। और परमाफ्रॉस्ट क्या है? तो जमीन के नीचे दबी हुई बर्फ है, बस इजी। उसके बाद चलिए अब हम लोग जरा एक नजर डाल लेते हैं इधर। अब जो अलास्का है, अलास्का यहाँ पे एस्किमो जनजाति रहती है। कहाँ पे? तो अलास्का में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे जनजाति हैं, हमारे झारखंड में बहुत सारे जनजाति हैं। वैसे ही अलास्का में भी जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पे जो जनजाति है उसको एस्किमो जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एस्किमो जनजाति कहते हैं। अब देखिए इनका घर जो है बर्फ का बना होता है। किसका? एस्किमो जो जनजाति है इनका घर जो है बर्फ का बना होता है। क्या चीज का? बर्फ का। और बर्फ के बने हुए घर को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग पढ़े थे ना कि बर्फ के घर को क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। और इग्लू कैसा रहता है? तो गोल टाइप में रहता है। ऐसे आप लोग सर्च कीजिएगा, अच्छे से आप लोग को पता चलेगा, है ना। तो इनका घर बर्फ का बना रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे इग्लू कहते हैं हम लोग, है ना। बर्फ के बने हुए घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। अब चलिए घर के अंदर सील मछली का खाल लगाते हैं। जो ये घर बनाते हैं, एस्किमो जनजाति जो पाई जाती है अलास्का में, एस्किमो जनजाति जो घर अपना बनाते हैं, तो वो बर्फ का घर होता है जिसे इग्लू कहते हैं। अब इग्लू के अंदर जो है वह सील मछली का खाल लगाते हैं। अब सील मछली क्या है? तो सील मछली पता है? सील मछली बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास सुविधा नहीं है इसलिए हम आप लोग को दिखा नहीं सकते हैं। सील मछली की मूछें होती हैं, जैसे बिल्ली शेर का होता है ना, वैसे सील मछली की मूछें भी होती है। तो उसका खाल ये लोग अपने घर के अंदर में लगाते हैं ताकि घर गर्म रहे, घर में गर्माहट बना रहे। ठीक है, आपको बात यहाँ तक समझ आई। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैप से ज्यादा समझने का जितना था उतना आप लोग समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग लिखते हैं बोर्ड में और उसको आप लोग समझिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा है। ठीक है, कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कनाडा जो है यहाँ पे 40% जो क्षेत्र है, कनाडा का 100% क्षेत्र हो गया पूरा, उसमें से 40% का जो क्षेत्र है यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, है ना। जो पेड़ लंबे लंबे होते हैं, शंकुधारी का मतलब होता है कि ऐसे पेड़, ऐसे जो त्रिभुजाकार के ऊपर में इसके होते हैं, ये शंकुधारी पेड़ हो गए, है ना। तो यहाँ पे 40% शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इतने वन पाए जाते हैं, इसलिए कनाडा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग सब जानते हैं कि जो कागज है वो पेड़ पौधे से, ये सबसे बनता है, वनस्पति से बनता है। तो जो कनाडा है वो कागज अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन, तो कनाडा जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब हम लोग जरा देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में जो देश है, जैसे यूएसए और कनाडा, इसके बॉर्डर पे एक झील है, मतलब 5 झीलों का एक समूह है। उसे क्या कहते हैं, उसे महान झील कहते हैं, ग्रेट लेक कहते हैं, है ना। महान झील इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेट लेक। तो महान झील जो है वो 5 झीलों का समूह है, जो यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। जो महान झील है यह 5 झीलों का समूह है, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में स्थित है ना, बॉर्डर पे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वह कौन कौन से 5 झील है। तो पहला हो गया सुपीरियर झील, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे। पहला क्या हो गया, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के बारे में एक बात पता है, यह जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। क्या है, तो यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी, समझते हैं ना, ताजा पानी, यहाँ जमा हुआ नहीं रहता है पानी। झील में तो अधिकतर पानी जमा रहता है, लेकिन इस झील में पानी जमा नहीं रहता, यहाँ ताजा पानी रहता है, इसलिए इसे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील बोला गया है। बोला क्या गया, ये है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील। ठीक है, सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है कौन सा, सुपीरियर झील। अब हम लोग जरा आगे देखते हैं, तो दूसरे नंबर पे आ जाता है कौन सा झील, तो मिशिगन झील। कौन सा, तो मिशिगन झील। अब मिशिगन झील जो है यह प्रॉपर रूप से अमेरिका में ही पाया जाता है ना। यह कनाडा तरफ तरफ उतना नहीं जाता है, यह प्रॉपर रूप से अमेरिका में पाया जाता है। और इसी मिशिगन झील के किनारे ही मैक्सिको शहर बसा हुआ है। मैक्सिको शहर बसा हुआ है, कहाँ पे, तो मिशिगन झील के किनारे ही मैक्सिको शहर बसा हुआ है। चलिए तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को एक बात पता है, जो मैक्सिको है उसमें विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। कहाँ पे, तो मैक्सिको में ही विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं मैक्सिको इसी के किनारे बसा हुआ है। तो इसी के किनारे, किसके किनारे, तो मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। अब याद रहेगा। अब ये सब जो झीलें हैं, ये तीनों झीलें ये तीनों झीलें प्रॉपर बॉर्डर पे है। किसके बॉर्डर पे, तो यूएसए और कनाडा। इंग्लिश में तो कनाडा बोलते हैं, बट हिंदी में कनाडा लिखा था है, बट इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन कनाडा ही होता है। कनाडा में स्थित है। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, सॉरी, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर यानी सीमा पे, बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ तक बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब चलिए हम लोग फिर से क्लास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। एक मिस्टेक हो गया, मैक्सिको नहीं है, यहाँ पे शिकागो शहर बसा हुआ है। कौन सा, शिकागो।
हाँ, तो मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो शिकागो शहर बसा हुआ है। और शिकागो में ही विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ओके, याद रहेगा। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया था, हम मैक्सिको बोल दिए थे शिकागो के जगह में। तो मिशिगन झील के किनारे शिकागो शहर बसा हुआ है ना। और शिकागो शहर में ही विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, याद रहेगा। अब इधर हम लोग देखते हैं, दूसरा मिशिगन झील हो गया, तीसरा ह्यूरॉन झील हो गया। क्या? ह्यूरॉन झील। चौथा ईरी झील। और पांचवा हो गया ओंटारियो झील। क्या हो गया? ओंटारियो झील। तो ये जो ह्यूरॉन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील है, ये सब यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं यूएसए के बारे में, अमेरिका, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोला जाता है। तो यूएसए की राजधानी कहाँ है? तो यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन है। ठीक है, यूएसए की राजधानी कहाँ है? तो वॉशिंगटन है। अब हम लोग देखते हैं वॉशिंगटन में संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो संस्था है वो आईएमएफ है। इसको इंग्लिश में हम लोग फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हिंदी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका अर्थात है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अर्थात है कि इस फंड में पता है 190 देश, हाँ लगभग 190 देश जुड़े हुए हैं इस फंड से। अगर मान के चलिए किसी देश में पैसे की किल्लत हो गई, कमी हो गई है ना, तो वह इस मुद्रा कोष से पैसा कर्ज में ले सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का भी नाम हम लोगों ने सुना है। अब हम लोग देख लेते हैं यूएसए का ही एक शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बारे में हम लोग जरा देख लेते हैं। तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। अब न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि न्यूयॉर्क में बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे इमारतें हैं, है ना, बिल्डिंग से, इसलिए इसे क्या कहा गया है? गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा गया है। किसे? न्यूयॉर्क को। अब देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड टर्मिनल है। हम कुछ देर पहले बताए थे रेलवे जंक्शन जो कहाँ है? शिकागो में। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है, और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ग्रांड टर्मिनल। तो कौन सा है? तो ग्रांड टर्मिनल। ठीक है, लिखवा देते हैं, ग्रांड टर्मिनल। ठीक है, कौन सा है? तो ग्रांड टर्मिनल है। ओके, अब हम लोग देखते हैं, तो लॉस एंजल एक नगर है ना, लॉस एंजल सिटी। लिखवा देते हैं इसको हिंदी में, तो कौन सा है? तो लॉस एंजल सिटी है। लॉस एंजल, लॉस एंजल सिटी। ये लॉस एंजल जो सिटी है, यह हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है ना। हॉलीवुड कहाँ है? तो लॉस एंजल सिटी में ही हॉलीवुड है। तो हॉलीवुड की मूवी कौन कौन देखते हैं आप लोग बताइएगा। मेरा तो मार्वल का मूवी सारा फेवरेट है, जैसे कि एवेंजर्स हो गया, और भी कई सारे मूवी। तो चलिए हम लोग फिर, कुछ लाइनें और बची हुई हैं जिसको हम बताते हैं, कुछ थोड़ा सा बाकी रह गया था, जो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं मृत घाटी। मृत घाटी कहाँ पे है? तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है ना। विश्व का सबसे गर्म स्थान कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में ही है। इसका कितना डिग्री सेल्सियस है? तो इसका 63 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का तापमान पाया जाता है अधिकतम। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो कैलिफोर्निया में ही है ना, मृत घाटी है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सैन फ्रांसिस्को। यह आईटी इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। क्या? तो सैन फ्रांसिस्को आईटी इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे सिलिकॉन घाटी पाया जाता है। अब चलिए हम लोग मैक्सिको के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पहले, तो एक चीज छूट गया था। जो मैक्सिको है, यहाँ पे चांदी सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मैक्सिको जो है, ये विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला एक देश है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोग को प्लीज कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमको पता चले कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।